हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में है ना, और उन्होंने हिस्ट्री पेपर को लिया है एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में। अगर आपने हिस्ट्री पेपर को लिया है तो आपके लिए आपको हमने शुरू कर दिया है आपकी क्लास को। तो उसमें हड़प्पा पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे, तो हड़प्पा पीरियड में आज का वीडियो जो होगा इसमें आप देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, उन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए भर भर के बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनेंगे, और कैसे प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का संशय ना रहे, यानी कि कोई दुविधा ना रहे कि सवाल कैसा होगा और आप जवाब किस तरह दीजिएगा। ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और बाद में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जब आपको समझ में आ जाए तब। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके लोगों, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, ये आपसे सवाल है। इसका जब उत्तर लिखिएगा तो आपको लिखना एज इट इज, ऐसे ही है जैसे हमने बनाया हुआ है, जो कि आपका एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको चलना है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा, और इस फॉर्मेट में चलिएगा तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन का लिखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसी तरह लिखते हैं। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा उसको देखिए अब। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा था मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक वैसे ही भारत में क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, और देखिए मिस्र और मेसोपोटामिया तो आप जानते हैं कहाँ पे उभरी थी, नहीं थी, ये सब चीज हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। लेकिन इस सभ्यता को जब आप पढ़िएगा तो ये भारत की सभ्यता है, यह भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से ही में ही है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, और इस सभ्यता का विकास जो हुआ ना वो पाकिस्तान और भारत वाले इलाके में ये फैला हुआ है, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे इसके कुछ कुछ स्थल मिलेंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदुदाड़ो, ये सब स्थल जो है कहाँ पे है, हमने आपको बताया था ये सिंधु वाले इलाके में है, और यह कहाँ पे है, तो ये है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा छोड़ दें, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, उसके बाद मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी और चंदुदाड़ो, ये सब कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह आप एक बात ध्यान में रखिए, भारत में भी इसके स्थल थे, जैसे कि आपको बताए थे मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, उसी तरह आलमगीरपुर यूपी में था, धोलावीरा ये आपको बताए थे, उसके बाद हरियाणा में बनावली था, उसी तरह गुजरात में आपको बताए थे क्या, लोथल बताए थे, दायमाबाद आपको महाराष्ट्र में बताए थे, राखीगढ़ी हरियाणा में बताए थे। ये तमाम जो स्थल थे ये भारत में थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत और ये पाकिस्तान वाले इलाके में ये सभ्यता उभरी थी, इसको भी आप लिखिएगा। उसके बाद देखिए इस प्रकार यहाँ पे आप देखिएगा उद्योग धंधे का विकास हुआ कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके अलावा इनकी आर्थिक क्रियाकलाप जो है बहुत विविध तरह की थी, यानी कि अलग अलग चीजें इनकी आर्थिक क्रियाकलाप का हिस्सा था या पार्ट था। ठीक है, अब उसको देखिए, इसको डायग्राम के रूप में आप लिखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति को आप डायग्राम बना दीजिएगा। उसमें कृषि आपको पढ़ना है, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य को पढ़ना है इसके अंतर्गत। यानी कि ये 4 टॉपिक आप लिखेंगे इसके अंदर, तो ये आर्थिक स्थिति जो है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए एक एक करके पहले कृषि को देखेंगे, फिर पशुपालन, और फिर आपको देखना है उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य को। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से मेन मेन टॉपिक को। तो पहले देखिए कृषि। तो देखिए भारत में जितनी भी चीजें आप देखिएगा एंशिएंट पीरियड का ना, तो वो कृषि प्रधान ज्यादा रहा है। ठीक है, उसमें खेती का बहुत महत्व रहा है। ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी खेती का बहुत ज्यादा महत्व था। इसमें आप देखिएगा गेहूं हो गया, जौ है, चावल है, सरसों है, मटर है, चना है, बाजरा है, ये सब की खेती ये लोग करते थे, कपास की खेती करते थे। उसी तरह आप देखते हैं नींबू जो खाते हैं, तो नींबू यहीं से आया था। ठीक है, नींबू का खेती यही लोग पहले किया। तरबूज का, जो तरबूज आप खाते हैं ठंडा जो होता है और गर्मी के दिनों में आपको मिलता है, तो उसका भी खेती ये लोग करते थे। उसी तरह आप देखिएगा केले का भी प्रमाण मिला है। उसके बाद आप देखिएगा संतरे का भी प्रमाण मिला है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सभी चीजें उगाई जाती थी या उनकी खेती की जाती थी। ठीक, उसके बाद देखिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ये सब तो खेती होता था ये चीजों का, लेकिन इसके कुछ एविडेंस आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से किसके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, वो जगह याद रखना होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था हड़प्पा सभ्यता में, तो आपको बताना होगा लोथल और रंगपुर, ये 2 जगह है जहाँ से चावल की खेती का प्रमाण मिला था।
उसी तरह आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छा किस्म का जौ का प्रमाण कहाँ से मिला, तो वो बनावली से मिला। तो ये चीजें आपको थोड़ी है यानी कि डिफिकल्ट नहीं है, एक दो जगह याद रखना है, बाकी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। उसी तरह देखिए खेती में क्या होता है जानते हैं, सबसे पहली बार खेती का प्रोसेस समझिए, प्रोसेस समझिएगा तभी आप ये टॉपिक को समझ पाइएगा। तो देखिए कहीं भी खेती होता है तो आप गांव घर में देखे होंगे, खेती के लिए एक मान लीजिए ये जमीन है, ये एक तरह से कहिए तो आपका एक गांव में आप देखेंगे क्या है, ये एक तरह से खेत है। तो पहले क्या होता है खेती के लिए, पहले इसको जोता जाता है यानी कोड़ा जाता है, कोड़ने के बाद क्या होता है कि इस पे फसल लगाया जाता है। जैसे चावल बोना है यानी चावल की खेती करनी है तो धान को लगाया जाएगा, उसी तरह आप देखिएगा जौ की खेती करनी है तो उसके बीज को लगाया जाता है, गेहूं के बीज को लगाया जाएगा, उसके बाद इसकी खेती होती है शुरू, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, समय समय पर पटवन होता है, पटवन का मतलब होता है सिंचाई, तो सिंचाई भी समय समय पर किया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे इसमें। उसके बाद क्या होता है, जब फसल पक जाता है यानी कि बड़ा बड़ा, जैसे कि आप पहले फसल लगाए ये छोटा छोटा पौधा के रूप में था, फिर ये बड़ा बड़ा पौधा हो गया, यानी कि बड़ा बड़ा हो गया तो ये पक गया फसल इसमें, ठीक है। जैसे धान का फसल आप देखिएगा वो पक जाता है, पकेगा, उसके बाद क्या होता है इसको काटा जाता है, काटा जाता है कैसे भाई, तो इस समय जो काटने के लिए ना ये लोग हाशिए का यूज करते थे, हाशिया इस तरह से बना हुआ औजार होता है एगो, आप देखे होंगे कि गांव घर में आप देखिए खेती जो करते हैं वो हाशिया का यूज करते हैं फसल को काटने के लिए, और वो जो होता था ना वो तांबा का बना होता था, ठीक है। यही तांबे के हाशिए से ये लोग फसल को काटते थे, फसल को काट लेने के बाद घर लाते थे उसको, और उसको लाने के बाद उसमें जो भी, जैसे कि मान लीजिए धान है, अभी धान में क्या होता है, धान में देखिएगा चावल को अलग किया जाता है, उसकी भूसी को निकाल दी जाती है। तो उसी तरह ये लोग भी करते थे कि धान को अलग करते थे, यानी कि अनाज जो है धान वाला उसको अलग, और उसका भूसी जो है उसको अलग कर देते थे, और फिर उसको एगो जो यहाँ पे रखने का होता था अनाज का घर होता था बना हुआ, वो अनाज का घर इस तरह बना होता था, जैसे कि ये जमीन है आपका ना, ये सरफेस है जमीन मान लीजिए, तो जमीन के नीचे ये गड्ढा कर देते थे और उसी के अंदर ये सभी चीज को रखते थे, और बड़ा बड़ा घर होता था, ये बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा विशाल विशाल घर होता था। और ठीक है, इसके ऊपर क्या होता था, ऊपर से इसको लकड़ी से ये ढक देते थे, ठीक है। और जब इनको जरूरत होता था तो अनाज इसी के अंदर से निकालते थे, यही बॉक्स से, ठीक है। तो इसी तरह का ये घर बनाते थे। कहाँ से इसका एविडेंस मिला, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिला है। अनाज कुठार का जिसको बोलते हैं, अन्न कुठार का, ठीक है। इसको पढ़ाएंगे जब इसके साइट्स को बताएंगे वहां भी आपको रिवीजन कराएंगे, बट इसका नाम तो अभी से याद करना होगा, क्योंकि एकाएक देंगे तो भूल जाइएगा, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते जाइएगा तो वो याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह याद रखिएगा इसको। अब चलिए देखते हैं खेती के बारे में। अब देखिए टोटल चीजें आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको हमने इंट्रोडक्शन इसका समझा दिया है। तो देखिए खेती में सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो है, ये खेती कृषि प्रधान ये सभ्यता है। इस समय देखिए विभिन्न प्रकार के फसल लगाए जाते थे, जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, सरसों, मटर, चना, बाजरा, कपास, मेहंदी, अंगूर, नींबू, तरबूज, खरबूज, खजूर, ये सब चीजों का ये खेती करते थे, ठीक है। जो भी फसल यहाँ पे लिखा हुआ है सबका ये लोग खेती करते थे, ठीक है। अब देखिए इसमें दो गो बात याद रखने वाला जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए, ठीक, लोथल और रंगपुर से ये लोग चावल की खेती जो करते थे ना उसका एविडेंस मिला है, ठीक है। उसके बाद कि सबसे अच्छे किस्म का जौ का प्रमाण जो है बनावली से मिला है, हरियाणा में है बनावली, वहां से मिला है। लेकिन ये वाला नहीं याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन लोथल और रंगपुर से चावल की खेती का एविडेंस मिला है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा कि आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में खेती का यानी कि चावल की खेती का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से मिला है। बाकी आप खेती में कौन कौन सा फसल, तो उसको हम बता दिए। अब देखिए खेतों को सबसे पहले ये लोग जोतते थे, पहले ये तो हो गया फसल, इसका ये लोग क्या करते थे, इसको लगाते थे, इसका उपज कराते थे, बट सबसे पहले खेतों को जोता जाता था। इस समय जो है ना, खेत के जुताई का प्रमाण जो है, एविडेंस जो है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का एविडेंस मिला है, ठीक है। जुता हुआ जो खेत होता था, आप सोचिएगा कि सर कहीं और से नहीं मिला है, तो बिल्कुल नहीं बाबू, एक जगह और मिला है, सुरतोघई से, लेकिन वो जो है ना उसको ज्यादा एविडेंस के रूप में यूज आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए यूजेबल नहीं है। वो बड़ा एग्जाम जब होगा, जैसे कि यूजीसी नेट आप कभी देना चाहिएगा, तो वहां पे आपसे सवाल पूछेगा, तो सोरतुघई को भी याद रखना होगा, कालीबंगा को भी याद रखना होगा। लेकिन जब आप छोटे एग्जाम का यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम देते हैं, या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो वहां पे आपका कालीबंगा ही मानता है, ठीक है। तो कालीबंगा आपको ध्यान में रखना है कि जुते हुए खेत का एविडेंस मिला, ठीक है। तो उन चीजों को देखते हुए चलिए आप धीरे धीरे से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करने से पहले भूमि को जोतते थे, जो कि आज भी लोग करते हैं। यानी खेती जब भी गांव में होता
होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जमीन को जोता जाता है। तो उसी तरह ये लोग भी जोतते थे। जुताई करने के लिए हल का प्रयोग होता था, आज भी होता है हल का प्रयोग, हल बैल का यूज होता है कि नहीं आज। उसी तरह ये लोग हल बैल का यूज करते थे, जुताई करते थे जब खेतों का, तब ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जुते हुए खेत का एविडेंस जो है कालीबंगा से मिला है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही, 100% आप लगा लीजिए कि ये सवाल होगा कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। 100% आपके एग्जाम में हो, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम जब क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो देखिएगा ये सवाल होगा, ठीक है। ये अभी से हम बोल दिए, ये भी आई है, एकदम रट लीजिए इसको, ठीक। तो जुते हुए खेत का एविडेंस कालीबंगा से मिला। बहावलपुर और बनावली, ये दो जगह याद रखिएगा जहाँ से हल का टेरीकोटा मिला है। टेरीकोटा का मतलब होता है, आपको समझा दें कि टेरीकोटा जो है मिट्टी का पका हुआ जो होता है ना, यानी मिट्टी आप लीजिए, गीला मिट्टी कीजिए उसको और उसको धूप में मतलब सूखने दे दीजिए, तो वही हो जाता है टेरीकोटा, ठीक है। तो टेरीकोटा का बना हुआ हल किस तरह मिला था ना, तो यह भी आप देख लीजिएगा, आप इस तरह का देखिएगा बना हुआ था, इसी तरह का बना हुआ था ये एकदम, यहाँ पे देखिए यही था हल का एविडेंस, इसी तरह का मिला था। टेरिकोटा का ये हल है और ये बना हुआ था कहाँ पे, तो ये मिला हुआ था कहाँ से बाबू, ये बनावली और बहावलपुर से मिला था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि टेरिकोटा के हल का एविडेंस कहाँ से मिला, बनावली और बहावलपुर से मिला था, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। उसके बाद देखिए, अब जो यहाँ पे है ना, खेतों को जब जोत लिया जाता था, यानी कि देखिए पहले भूमि को जोता, उस पे अब है कि यही जो बीज लगाया जाएगा, जैसे चावल का, गेहूं का, जौ का लगाया जाएगा, उसको लगा देता था। उसको लगा देने के बाद उसमें सिंचाई की जाती थी। सिंचाई का मतलब होता पटवन जी, जो कि आपके गांव में होता होगा कि फसल आप लोग भी देखे होंगे, कभी ना कभी गांव में देखे होंगे कि कोई इंसान है, जैसे कि आप गांव में नहीं भी रहते हैं तो आपको समझा देते हैं। आप अगर कहीं भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो आप कभी भी देखिए पेड़ पौधा आप लगाए होंगे तो उसमें जरूरी होता है कि उसमें पानी हर हमेशा देते रहिए। ठीक वैसे ही कोई भी अनाज लगता है ना बापू, कोई भी फसल लगता है तो उसमें भी जरूरी होता है कि समय समय पर उसको पटवन दिया जाए। तो ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में ये लोग पटाते थे खेतों को, और खेतों को जो पटाते थे ना, तो इसके लिए क्या होता था आपको बता दिए, वो कहानी बताते हैं, उसको याद रखिएगा, वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी देखिए इस तरह से पाकिस्तान वाले इलाके में बहता था, और ये जो इलाका इधर वाला होता था, ये सब होता था क्या जानते हैं, खेत होता था, इधर वाला भी खेत होता था। तो जब सिंधु नदी में बाढ़ आता था तो ये पानी जो होता था सिंधु नदी का, ये इधर खेत उत में फैल जाता था, ठीक है। तो खेत में जब फैल जाता था ना, तो ये अपने साथ जो है ना, जो है जलोढ़ मिट्टी लेके आता था, कौन, सिंधु नदी। और वो बहुत ही उपजाऊ होता था। तो इससे क्या होता था, खेत में जो है ना उपजाऊ बढ़ जाता था, यानी कि ये मिट्टी खेत की जो होती थी वो उपजाऊ हो जाती थी, और उससे खेती करना बहुत आसान हो जाता था। लोगों को जैसे कि अनाज वो लोग लगाते थे, उससे ज्यादा उनको क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, यानी कि ज्यादा उनको लाभ होता था, ठीक है। और यही जो सिंधु नदी में पानी आता था ना, इसी पानी से ये जो है जमीन पूरा सींच जाता था, यानी कि इसको एक तरह से पटवन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये खुद ब खुद पूरा सींचा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता था, जब ये बाढ़ खत्म हो जाता था उसके बाद भी तो इसको सींचना पड़ता था। तो ये लोग बहुत होशियार थे, ये लोग क्या करते थे, खेत के बगल में ये लोग गड्ढा बना देते थे, ठीक है। जब बाढ़ आता था तो ये गड्ढा भर जाता था पानी से, और जब बाढ़ खत्म हो जाता था तो ये गड्ढा भरा रहता था पानी से, ठीक है। और इसी गड्ढे से ये लोग अपने खेतों को सींचते थे, यानी कि इसका पटवन करते थे, यही गड्ढे के इस्तेमाल से, गड्ढे के पानी से, ठीक है। तो यही इनका सिंचाई का प्रोसेस था। बट और कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे सोरतुघई जो अफगानिस्तान में, वहां से नहर का एविडेंस मिला है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि नहर का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो सोरतुघई से मिला है, ठीक है। तो सिंचाई के लिए ये लोग क्या करते थे, आपको ध्यान में रखना है कि ये लोग नदियों से सिंचाई करते थे और नहर से भी सिंचाई करते थे, ठीक है। और सोरतुघई जो है, इसमें हम नहीं लिखे हैं, उसको लिख लीजिए कि नहर का एविडेंस जो है सोरतुघई जो अफगानिस्तान में पड़ता है वहां से मिला है, उसको हम लिख देते हैं आपको, चूंकि वो नाम थोड़ा दिक्कत करेगा। ये है सोरतुघई, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कि सोरतुघई से यहाँ से नहर का प्रमाण मिला है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, और ये है अफगानिस्तान में, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये देखिए आप समझ गए कि सिंचाई होता था, पहले क्या होता था, खेत फ्लैट है, उस पे जुताई होगा, उस पे फसल लगेगा, फिर उसकी सिंचाई होगी, जब फसल पक जाता था उसको काटता था। काटा कैसे जाता था, तो उसको काटने के लिए सीधा बात है, आपको ध्यान में रखना है, जो कि अभी हम बताए भी थे कि ये लोग हाशिए का यूज करते थे, जो कि हाशिया बना होता था किसका, तांबा का और कांसा का। इसी हाशिए से ये लोग फसलों को काटते थे। फसल जब कट जाता था तो उसके अनाज को निकालकर ये लोग अन्नागार में रख देते थे, ठीक है। और अन्नागार का एविडेंस हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिला है, इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। देखिए ये तो पूरा प्रोसेस हो गया खेती का। अब देखिए पशुपालन कैसे होता था यहाँ पे, तो पशुपालन में ये लोग जो है ना,
हाथी हो गया, भैंस हो गया, गधा हो गया, बैल हो गया, बकरी, हिरन, ये सब चीजों को पालते थे। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा कि ये लोग गधा है, हाथी है, भैंस है, बकरी है, ये सब चीजों को पालते थे। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, घोड़ा का एविडेंस यहाँ से नहीं मिला है। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसका प्रमाण नहीं मिला था, तो घोड़ा का नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रमाण नहीं मिला था, तो लोहा का नहीं मिला है। ठीक है, तो दो बात ध्यान रखिएगा, घोड़ा और लोहा, ये दो चीज का प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि मिला है एक दो जगह से, लेकिन उसको इतिहासकार बोलते हैं कि वो अच्छा, मतलब उसको सही नहीं मानते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि उसमें कंट्राडिक्शन है। इसीलिए आपको ध्यान में जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान में रख लेना है बस। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि सुतका गेंडोर एक जगह है, जो कि सुतका गेंडोर जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे कि सुतका गेंडोर से घोड़े के जो है कुछ हड्डी के एविडेंस मिले हैं, लेकिन और कहीं से नहीं मिला है। इसीलिए ये लोग बोलते हैं ना कि देखिए हड़प्पा सभ्यता में उसका कोई अच्छे से जानकारी नहीं मिला है, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि घोड़ा था या नहीं था इस समय। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब देखिए शिल्प और उद्योग इनका कैसा कैसा था, यानी कि ये लोग कौन कौन से उद्योग को करते थे, शिल्प इनका कैसा होता था। यानी शिल्प वही जो कि छोटा छोटा उद्योग वगैरह बनता था, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं को बनाने वाला जो कारखाना होता है, फैक्ट्री होता है, वो सब कैसा था। अब उसको देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस समय देखिए कपड़ा उद्योग होता था, प्रचलन में था। आप देखिए मेसोपोटामिया का पढ़े होंगे, मिस्र का पढ़े थे, ठीक एज इट इज यहाँ पे भी है। ठीक है, ये लोग भी कपड़ा बनाते थे, कपड़ा उद्योग इनका प्रचलित था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आपको हम अभी तुरंत बताया, ऊनी कपड़ा और सूती कपड़ा का यूज ये लोग करते थे, यानी कि इसका यूज ये लोग पहनने के लिए करते थे। ठीक है, इसीलिए इसी कपड़े का ये लोग उद्योग भी बनाए हुए थे। यानी ये जो कपड़ा बनता था ना बाबू, इसको बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे पता है, हड्डी का बना हुआ सुई बनाते थे। ठीक है, उस समय कोई धातु का सुई नहीं होता था, यानी कि तांबा, चांदी, लोहा ये सब का नहीं बनता था। हड्डी का ये लोग सुई इस तरह बनाते थे, तकुए की तरह, और इसी से वो लोग कपड़ा को बीनते थे, यानी एक तरह से कहिए सिलने का काम करते थे, और इसी से कपड़ा बनता था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस समय मिट्टी के बर्तन बनाने का भी उद्योग चलता था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। आभूषण उद्योग भी प्रचलन में था, और चंदहुदड़ो और लोथल, ये दो जगह याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा कि चंदहुदड़ो और लोथल से मनके बनाने वाली कार्यशाला, फैक्ट्री इसको बोलते हैं, कार्यशाला को फैक्ट्री बोलते हैं। तो फैक्ट्री का एविडेंस मिला है कहाँ से, चंदहुदड़ो और लोथल से, मनके बनाने वाला फैक्ट्री का। ठीक है, तो इतना बात याद रखना शिल्प और उद्योग में। तो आपको ध्यान रखना है शिल्प उद्योग कैसा था, तो शिल्प में कपड़ा उद्योग था। ठीक है, उसके बाद देखिए बर्तन उद्योग था, आभूषण उद्योग था, उसके बाद क्या था, तो आपको ध्यान रखना है मन के बनाने वाला फैक्ट्री का भी एविडेंस मिला है, कहाँ से, चंद्रदुड़ो और लोथल से। ठीक है, इतना चीज याद हो गया तो आपका उद्योग धंधा खत्म। अब आइए नया टॉपिक देखते हैं इसमें, वह टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य दो तरह से होता था। आप सोचिएगा कि अभी कैसे होता है व्यापार वाणिज्य, तो अभी सोचिए कि भारत में कैसे होता है। एक होता है कि भारत में आप देखिएगा, जैसे बिहार में आप रह रहे हैं, तो बिहार में कोई भी चीज ऐसा थोड़ी कि बिहार में बनता है। कुछ चीज हम लोग देखते हैं दिल्ली से मंगवाते हैं, कुछ चीज आप भी देखे होंगे कि भारत में मतलब बिहार में नहीं मिलता है, हम लोग कहीं और से मंगवाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि बिहार में आपको जैसे कि संगमरमर, ये बिहार में ज्यादा नहीं मिलता है, ये हम लोग राजस्थान से मंगवा लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ कुछ चीजें हम लोग जहां तहां से मंगवाते हैं भारत के अंदर से, तो इसको बोलते हैं आंतरिक व्यापार। और एक होता था बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार वो होता था जो विदेश से होता था। जैसे भारत हम लोग जैसे चाइना से कुछ चीजें मंगवाते हैं, कुछ अमेरिका से सामान मंगवाते हैं, कुछ जापान से आता है, कुछ रसिया से आता है। ये सब जो चीजें बाहर से आता है ना, इसको बोलते हैं बाह्य व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता में भी व्यापार दो तरह से चलता था, एक होता था आंतरिक और दूसरा होता था बाह्य बाह्य व्यापार। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य प्रचलित था, ये बात समझ गए। इस समय जो होता था ना, सड़क मार्ग यानी सड़क के द्वारा, और जल मार्ग यानी नदियों के द्वारा भी इसका व्यापार वाणिज्य होता था। इस समय देखिएगा बाह्य और आंतरिक दोनों व्यापार होता था, जो अभी तुरंत बताए थे। बाह्य व्यापार में कौन कौन देश से होता था व्यापार, उसको देखिए। तो देखिए अफगानिस्तान से होता था, मध्य एशिया से होता था, फारस की खाड़ी से होता था, ईरान से होता था, मेसोपोटामिया से होता था, मिस्र से होता था। इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ये सब जगह से होता था। ठीक है, इस सभ्यता के लोग जो है ना विदेश से क्या क्या मंगवाते थे, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ये लोग लाजवर्त जो मनी है ना, यानी ये पत्थर होता था लाजवर्त, वो हो गया, फिरोजा पत्थर हो गया, चांदी है, टीन है, ये सब चीजें मंगवाते थे कहाँ से, अन्य देश से, यानी कि मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब जगह से मंगवाते थे। ठीक है, और यहाँ से क्या भेजते थे ये लोग, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो अन्य देशों में चीजें जाती थी वो क्या क्या थी,
तो वो था तांबा, हाथी का दांत, खजूर, लकड़ी, मोर, कपास, ये सब चीज यहाँ से भारत से यानी कि अन्य देश में भेजा जाता था, ठीक है। तो इतना व्यापार वाणिज्य में आपको रट लेना है कि व्यापार वाणिज्य कहाँ कहाँ होता था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य मिस्र के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था, फारस की खाड़ी के साथ होता था, ये सब जगह से होता था। और यहाँ से क्या भेजा जाता था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से तो तांबा हो गया, उसी तरह आपको ध्यान में हाथी का दांत, खजूर, लकड़ी, मोर, कपास, ये सब भेजा जाता था। और वहां से क्या आता था, वहां से आप देखिएगा लाजवर्त मणि है, यानी लाजवर्त पत्थर है, उसके बाद फिरोजा पत्थर है, चांदी है, टीन है, ये सब आता था, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसके व्यापार वाणिज्य को लेकर। अब देखिए इसके कुछ आंतरिक व्यापार होते थे। आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि भारत के अंदर ही व्यापार होता था। वो कौन कौन जगह है उसको याद रखिए, और वहां से क्या क्या मंगाया जाता था, ये सवाल यहाँ से भी आई है। इसको ध्यान में रख के आप एक दो बार देख लीजिएगा, जिस तरह हम बताएंगे उस तरह, बस उसके बाद याद हो जाएगा। तो देखिए कर्नाटक के कोलार खान है वो, समझे, कर्नाटक में है, जो कि साउथ इंडिया में, कर्नाटक आप जानते हैं, वहां से ये लोग सोना मंगवाता था, ठीक है। अजमेर जो है वो राजस्थान में, वहां से सीसा मंगवाता था ये लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्थान में एक और जगह है खेतड़ी, खेतड़ी के खान से ये लोग तांबा मंगवाता था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखें, तांबा कहाँ से मंगवाता था, तो राजस्थान से, ठीक है। अजमेर से सीसा जो कि राजस्थान में है। और बोलेगा कि सोना कहाँ से मंगवाता था सिंधु घाटी के लोग, तो वो कर्नाटक के कोलार खान से मंगवाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए गुजरात से ये लोग क्या मंगवाता था, गोमेद और शंख जो है पत्थर है, उसको मंगवाता था, ठीक है। कश्मीर से और काठियावाड़ से ये लोग देवदार लकड़ी मंगवाता था, जो कि लकड़ी ये लोग और देशों में भेजता था ना, यहीं से मंगवा के भेजता था कश्मीर से, ठीक है। और अफगानिस्तान से लाजवर्त जो पत्थर है ना, उसको ये लोग मंगवाता था। यानी कि सब बात को याद रखने का एकदम सीधा मतलब बताएं। कर्नाटक से सोना याद कर लीजिए, राजस्थान से सीसा, और क्या मंगवाता था, तांबा, ठीक है। दो बात याद रखिएगा, गुजरात से गोमेद और शंख, कश्मीर के काठियावाड़ से लकड़ी, देवदार लकड़ी, और अफगानिस्तान से लाजवर्त पत्थर। बस इतना याद रख लीजिए, हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आर्थिक स्थिति खत्म। यही इतना ही आपको आर्थिक स्थिति में पढ़ना था, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्थिति स्पीड से करा देंगे, चूंकि थोड़ी बारिश हो रही है और हो सकता है कि आपको आवाज भी आ रहा होगा बारिश का, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको, देखिए समय का अभाव है और जल्दी से टॉपिक भी खत्म करना है, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा तो आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको भी दिक्कत होगा, ठीक है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि जल्दी से आपका सारा चीज कंप्लीट करा दें। और थोड़ा बारिश है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर मैनेज कर रहे हैं तो आप भी कीजिए, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं। आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो बस आप निश्चिंत होकर लग जाइए, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्थिति कैसा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये देखिए क्वेश्चन चार गो आपका जो है ना, मेन आपको अंतिम में बता देंगे कि कौन क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वह भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव वहां से बन जाए। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसको जब पढ़िएगा ढंग से ना, तो इसमें आपको वाकई 4-5 क्लास देना होगा, और बड़ा बड़ा क्लास जब आपको दिया जाएगा तभी ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम अच्छी नॉलेज के साथ और अच्छे तरीके से समझाते चले, ठीक है। अब देखिए सामाजिक स्थिति बाबू कैसा था उसको समझिए पहले। जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखिएगा वो पहले देख लीजिए। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, बस समझ जाइएगा। इसको पहले भी पढ़ाए हैं, वही चीज भाई यहाँ पे लिख दी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता था, जो कि आप जानते हैं। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पे हुआ था और उनकी सहायक नदी के किनारे हुआ था। ये भी आपको पढ़ा दिए। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, ये भी जानते हैं आप। इसका आकार कैसा था, त्रिभुज के आकार का था, यह भी आप पढ़े हुए हैं। अब देखिए इस सभ्यता का समाज विविधता मूलक था, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पे गलत लिखा गया, इस प्रकार देख सकते हैं। अब कैसा था, नहीं था, अब उसको देखिए। यानी अभी के समाज को देखिए, सीधा सोचिए। अभी हमारे भारत का समाज जो है, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, इसमें सब तरह के लोग रहते हैं। किसान भी रहते हैं, उसके बाद योद्धा भी लोग रहते हैं, यानी सैनिक लोग रहते हैं, अधिकारी लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। ठीक वैसे ही उस समय के समाज में भी बहुत तरह के लोग रहते थे। उसको अब देखिएगा, जैसे उसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। यानी कि विद्वान जो है वह भी रहते थे, योद्धा वही जो युद्ध वगैरह करता था वह भी रहता था, व्यापारी वर्ग का लोग वो व्यापार व्यवसाय करने का काम करता था वह भी रहता था, श्रमिक वर्ग का लोग जो खेती वगैरह करता था, या फिर आप यूं कहें मजदूरी वगैरह करता था, वो लोग रहता था, ठीक है। इसके अलावे भी अधिकारी रहता था, जो कि
शासन तंत्र को चलाता था। शिल्पी लोग रहता था, जो शिल्प व्यापार ये सब होता था उसको करने का काम करता था। सैनिक वर्ग युद्ध वगैरह से संबंधित था, वह भी रहता था। उसके खेती करने वाला किसान रहता था। कुम्भकार यानी मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जो लोग रहता है वो रहता था। बढ़ई रहता था। सोनार रहता था, सोनार वो आभूषण बनाता था। उसके बाद के मनके बनाने वाले लोग रहते थे। यानी कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन लोग रहते थे, आपको 4 नाम याद कर लेना है। एक होता था विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। ये 4 वर्ग के लोग रहते थे। उसके अलावा सोनार है, बढ़ई है, कुम्भकार है, ये सब लोग रहते थे। सैनिक, अधिकारी, ये सब कोई। ठीक है? इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, चूँकि इसमें कुछ समझने वाली मतलब याद करने वाली बातें हैं नहीं। जो आप अपने समाज में देख रहे हैं वही चीज़ वहाँ भी था, कुछ और तो नया था नहीं। लेकिन अब यहाँ से नया चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। जब इस सभ्यता की खुदाई हुई ना, तो यहाँ से बहुत सारा महिलाओं की मूर्ति, यानी नारी का मतलब होता है महिलाएँ। महिलाओं का मृण मूर्ति बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है? तो उसमें क्या है ना, जैसे कि काँसे की बनी हुई नर्तकी का मूर्ति मिला था मोहनजोदाड़ो से, ठीक है? डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं। उसको याद रखिएगा कि डांसिंग गर्ल का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो कि कांसे का बना हुआ था, ठीक है? तो इसी तरह से बहुत सा मूर्ति मिला है महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है? तो इसके एवज में इतिहासकार बोलते हैं ना, ये जो सभ्यता था ना, वो मातृस्थात्मक सभ्यता था। अब देखिए ये याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो मातृस्थात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या समाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? यानी ये जो समाज था ये महिलाओं से परिपूर्ण था, यानी प्रधान था। यहाँ पे महिलाओं को बहुत आदर के साथ दिखा जाता था। महिलाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब समाज में उनको प्रतिष्ठित स्थान दिया गया था, ठीक है? यानी ऐसा नहीं था कि समाज में उनका कोई महत्व नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको समाज में बढ़िया जगह दिया गया था, उनको प्रतिष्ठा के साथ उनकी इज्जत की जाती थी, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को प्रतिष्ठा के साथ, यानी कि उन ये जो समाज है, ये मातृस्थात्मक समाज था, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, चूँकि यहाँ से बहुत से मिट्टी के जो है मुहर है, उसके बाद आप देखिएगा मूर्ति है, ये सब महिलाओं का बना हुआ मिला है, ठीक है? तो इसीलिए इसको बोला गया है। और यहाँ पे देखिएगा ना पुरुष का, यानी कि जो जेंट्स हैं उनके बहुत कम मूर्ति मिले हैं, ठीक है? लेकिन महिलाओं का बहुत ज़्यादा मिला है, इसीलिए इसको बोला जाता था, ठीक? अब ये चीज़ समझ गए। ये आपने समाज को समझ लिया कि महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, महिलाओं को भी मतलब बढ़िया दर्जा दिया जाता था। उसके बाद यहाँ से सवाल एक तरह से ये भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ से बहुत से मृण मूर्तियाँ मिली है जो महिलाओं की थी, वो आपको पता है। उसी तरह डांसिंग गर्ल का एविडेंस मिला है कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, उसको भी रटना है। उसके बाद देखिए महिलाओं की स्थिति ये भी अच्छी थी ना, जिस तरह पुरुष काम करते थे उसी तरह महिलाएँ भी काम करती थी। महिलाएँ भी कपड़ा उसी तरह पहनती थी जैसे पुरुष पहनते थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या-क्या पहनते थे, कपड़ा में क्या पहनते थे? तो अभी तुरंत आपको पढ़ाए थे ना, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र। तो यही दोनों वस्त्र पहनते थे ये लोग, ऊनी और सूती वस्त्र। ऊनी व जो वस्त्र होता था वो ठंडा के दिनों में ये लोग पहनते थे, और सूती वस्त्र आम दिनों में ये लोग पहनते थे, ठीक है? सूती वस्त्र का जो एविडेंस मिला है ना बाबू, वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये याद रखने वाली बात है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब जगह, कालीबंगा, ये सब जगह से सूती वस्त्र का उद्योग मतलब एविडेंस मिला है, ठीक है? यानी कि प्रमाण मिला है। उसके बाद देखिए ऊनी वस्त्र का बहुत जगह से मिला है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऊनी वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप बोलिएगा सब जगह से मिला है। और जैसे ही आपको पूछें कि सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। उसके अलावे भी 2-3 जगह है, लेकिन हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। क्वेश्चन इतना में ही बन जाएगा, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये 3 बात याद रख लीजिए, बात खत्म है। तो ये लोग क्या पहनते थे कपड़ा में? तो कपड़ा में ये लोग सूती कपड़ा और जो है ये ऊनी कपड़ा पहनते थे, ठीक है? और ये लोग जो है ना, स्त्री हो या पुरुष, सभी मतलब कपड़ा जो है ना पूरा शरीर में पहनता था। उसके अलावा एक बात ध्यान में रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण, यानी कि जो जेवर वगैरह होता है ना सोना चांदी का, ये लोग दोनों ही पहनता था, ठीक है? यानी पुरुष भी पहनता था, महिला भी पहनती थी। पुरुष भी देखिएगा कान में ये लोग कुंडल पहनता था, और महिलाएं भी पहनती थी। उसी तरह आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पुरुष भी सजता संवरता था, यानी कि अपना मतलब केस वूस, बाल वूल, ये सब मतलब सजने संवरने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, यानी कि वो पूरा ध्यान देता था। उसी तरह महिलाएं भी देती थी, ठीक है? तो ये सब भी ध्यान में रखना है। तो अब आभूषण में देख लीजिए किससे बनता था आभूषण? तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तो उसके बाद मिट्टी का, टेराकोटा का, तांबा का, ये सब का आभूषण बनता था, ठीक है? ये लोग सजने संवरने के लिए लिपस्टिक है, पाउडर है, काजल है, ये सब चीज का यूज करते थे ये लोग।
ये लोग आईना भी देखते थे, आईना में अपना शक्ल देखते थे ताकि हम कितना खूबसूरत लग रहे हैं, ये चीज़ भी ये लोग जानते थे देखना-उखना, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है कि लिपस्टिक, पाउडर, काजल ये सब चीज़ें ये लोग क्या करते थे? ये लोग लगाते थे या यूज़ करते थे। अब आपके दिमाग में होगा कि गुरुजी ये लोग जो लिपस्टिक, पाउडर और काजल लगाते थे, इसका पता कैसे चला और कहाँ से चला? तो ये देखिए चंद उदाहरणों से पता चला है, ठीक है? यहाँ देखिए लिखे भी हैं, चंद उदाहरणों से इसके बारे में पता चला। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर तो काजल और लिपस्टिक तो महिलाएँ लगाती है। आप देखिएगा कोई भी महिला लिपस्टिक लगाएगी या काजल लगाएगी, तो मुँह देखिएगा चूहा की तरह बनाएगी। छोटा-छोटा मुँह कर लेगी चूहा की तरह, एकदम देखिएगा बिचकाते रहेगी वो। ऐसे गलत मत मानिएगा, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? इसको गलत नहीं लेना है, चूँकि हम कोशिश करते हैं ना चीज़ों को आपको मतलब साथ ही साथ याद भी करा दें, ऐसा मेरा प्रयास रहता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो महिलाएँ जो चूहा की तरह मुँह बनाती हैं ना, तो उसी में याद रखिएगा चूहा मतलब चंदुदुड़ु, ठीक है? और चंदुदुड़ु जहीं दिखे मार दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि पाउडर का एविडेंस कहाँ से मिला? काजल का कहाँ से मिला? उसी तरह आपसे पूछ देगा कि ये लिपस्टिक का कहाँ से मिला? तो सब बोल दीजिएगा चंदुदुड़ु से मिला है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा इसको। अब इनके खान-पान को देख लीजिए लगे हाथ, तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खाते थे, यानी कि ये लोग वेज और नॉन-वेज दोनों खाना खाते थे, ठीक है? ये सब गेहूँ का बना हुआ जो होता होगा अनाज, उसको खाते होंगे। रोटी वगैरह का एविडेंस नहीं मिला है, इसीलिए हम रोटी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? गेहूँ हो गया, चावल है, शहद है, जौ है, भेड़-बकरी ये सब चीज़ खाते थे ये लोग। उसके बाद तरबूज है, खजूर है, संतरा है, नींबू है, ये सब फल के रूप में ये लोग खाते थे, ठीक है? तो खान-पान तो आप जान ही रहे हैं, जब आर्थिक स्थिति पढ़े वहाँ पे जो-जो मिला था वही चीज़ ये लोग खाते थे, सीधा बात है। तो इसको तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? तरबूज वगैरह सब कुछ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मनोरंजन, यानी कि ये लोग नाच-गान कैसे मतलब इनका मन कैसे लगता था? जैसे अभी मन लगाते हैं हम लोग कैसे? मूवी देखकर, गाना सुनकर, खेलकर, जैसे क्रिकेट खेलकर, हॉकी खेलकर, बैडमिंटन कुछ भी खेलकर हम लोग लगाते हैं या पेंटिंग बनाकर, तो ये लोग कैसे मन लगाते थे? तो इनके बारे में कहा जाता है ना, ये लोग मन लगाने के लिए क्या करते थे बाबू, कि ये लोग पासा का खेल खेलते थे। जैसे लूडो होता है ना, उसी तरह पासा का भी खेल होता था प्राचीन काल में, तो वो लोग खेलते थे ये सब, ठीक है? उसका लट्टू का खेल खेलते थे। लट्टू के खेल के अलावे ये लोग पिट्ठों का भी खेल खेलते थे। उसके अलावे ये लोग क्या करते थे, ये लोग स जानवरों का शिकार करते थे। जब इनको मन नहीं लगता था ना, ये मछली पकड़ने चल जाते थे। जैसे उसी तरह आप देखिएगा मछली के बाद कछुआ वगैरह ये सब पकड़ते थे। तो ये सब करने के लिए ये लोग नदियों में चल जाते थे, ठीक है? तो यानी जानवरों को पकड़ने जंगल, नदी सब जगह चल जाते थे। जैसे जंगलों में ये जाकर क्या करते थे, फल-वूल जो भी है उसको एकत्रित करते थे, यानी चुन के लाते थे और उसी को खाते थे। ये सब भी ये काम करते थे। उसके अलावा जानते हैं एक जगह का याद रखिएगा, स्टेडियम का एविडेंस। जैसे कि हम लोग अभी क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो स्टेडियम में होता है ना, कोई ग्राउंड में, तो उसी तरह ये लोग स्टेडियम का भी एविडेंस यहाँ से मिला है, कहाँ से? तो धोलावीरा से, यानी धोलावीरा से स्टेडियम का एविडेंस मिला है, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इसको छोड़िएगा मत। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से स्टेडियम का एविडेंस मिला है, तो वो धोलावीरा है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको मनोरंजन में ध्यान में रखना है। अब आ जाइए जो अंतिम है निष्कर्ष। अब पूरे इस मतलब कि सामाजिक स्थिति का निष्कर्ष अब देख लीजिए कि आपको लिखना क्या है। तो इस तरह आप लिखिएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है विविधता मूलक था, ठीक है? विविधता से भरा हुआ था। इस समय विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहने जाते थे। मनोरंजन के रूप में ये लोग शिकार करते थे, जैसे जानवरों का। उसके बाद ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन किया करते थे, ठीक है? इतना चीज़ लिख दीजिएगा तो सामाजिक जीवन खत्म, आर्थिक जीवन पहले खत्म कर दिए। तो मतलब कि धीरे-धीरे आप देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट होते हुए नज़र आएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेके आएँगे, इससे संबंधित जो भी होगा उसको करेंगे और अंत में इसका जो है ना सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7, 8, 10 स्थल को लेके आएँगे, जो कि थोड़ा डीपली होगा, लेकिन जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना, उसी का कोर होगा वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कभी-कभी होता है क्या है, जानते हैं? आपसे शॉर्ट में पूछ देगा हड़प्पा नगर के बारे में बताइए, खाली हड़प्पे के बारे में पूछेगा, ना समाज पूछेगा, ना आर्थिक स्थिति, ना धार्मिक स्थिति, कुछ नहीं पूछेगा, बोलेगा हड़प्पा के बारे में बताइए। हो सकता है क्वेश्चन पूछे मोहनजोदाड़ो के बारे में बताइए, हो सकता है लोथल के बारे में पूछ दे। तो इसीलिए हम लोग अंतिम में उसको करेंगे कि हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो ये सबको एक मतलब वीडियो में लाएँगे, उसमें थोड़ा रटने वाला चीज़ होगा, लेकिन पूरा अगर हमारा क्लास किए रहेंगे ना, तो एकदम उसको एकदम हौले-हौले से खत्म कर दीजिएगा। हौले-हौले का मतलब हो गया कि एकदम सुन लीजिएगा तो बात खत्म। बेड़ा पार हो जाएगा उसमें, ठीक है? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से आपको सब चीज़ डिलीवर कर दें। इस बार आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन ना फँसाए, यही हमारा प्रयास है। इसीलिए आप देखिएगा थोड़ा-सा लेवल भी हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं इस बार पढ़ाई का।
और इसमें कोशिश आपको भी ये करनी है ना, जैसे ही लेवल हम अगर बढ़ाए हैं, तो आपको अपना भी लेवल बढ़ाना है, चूँकि आपको भी पढ़ने का आदत डालना होगा। नहीं डालिएगा तो आपको लगेगा कि मतलब कुछ भी, मतलब हम 1 दिन पढ़ें और पास हो जाएँ, ऐसा आप सोचिएगा, तो आपको हो सकता है कि नंबर कम मिले, ठीक है? इसलिए आप रेगुलर पढ़िएगा तो ब अच्छी चीज़ें आपके पास होगी और आप अच्छा कर भी पाइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं उनका एक दायित्व हम दे देते हैं उनको, कि आप अपने दोस्त यार में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चूँकि देखिए, आप जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हम भी आपके लिए कितना कर सकते हैं। हम आपसे कुछ तो माँग नहीं रहे हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस उतना कर दीजिए ना, बाकी तो हम कर ही लेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप किसी भी ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है? तो चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।